नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया ब्लॉक को बड़ी बढ़त के अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनावों में बिखरती चली गई। हैरानी की बात तो यह है कि हरियाणा, जहां से विपक्ष की हार का सिलसिला शुरू हुआ, वहां मतदान से पहले हालात पूरी तरह विपक्ष के हक में दिखाई दे रहे थे। बावजूद इसके राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जीती हुई बाजियां हारती चली गई। वहीं दूसरी तरफ आम चुनाव परिणाम को चुनौती मानकर पीएम मोदी ने जो कमर कसी, तो आज बीजेपी की अगुवाई में एनडीए देश के बड़े हिस्से पर काबिज होता चला गया। दिल्ली में जीरो की हैट्रिक, कांग्रेस पर भारी संकट। मोदी की करिश्माई अगुवाई, देश में भगवा लहर छाई। राहुल का कमजोर नेतृत्व, कांग्रेस के अस्तित्व की लड़ाई। लोकसभा चुनाव की बढ़त, मोदी ने सिखाया विपक्ष को सबक। आम चुनाव में दोगुनी सीटें, कांग्रेस को रास नहीं आई बढ़त। क्षेत्रीय दलों का सहयोग, कांग्रेस समझ बैठी अपना योग। संविधान का मुद्दा उठाया, जनता को चुनाव में रास नहीं आया। इंडिया ब्लॉक में भारी कलह, दोस्ती कम दुश्मनी का चरम। हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, विपक्षी फूट बनी बीजेपी की ताकत। जम्मू कश्मीर, झारखंड, नेशनल कॉन्फ्रेंस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिखाया अपना दम। लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे के वक्त कांग्रेस ने सहयोगी दलों के सामने बड़ा दिल दिखाया और खुद कम सीटों पर उम्मीदवार उतारकर क्षेत्रीय पार्टियों को आगे बढ़ाया। नतीजे में राष्ट्र ने कांग्रेस की लोकसभा सीटें लगभग दोगुनी कर दी। लेकिन इस जीत को आधार बनाकर आगे बढ़ने के बजाय कांग्रेस ने बड़ी गलतफहमी पाल ली। पिछले 8 महीने में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सहयोगी दलों से रुख लगभग तानाशाही भरा रहा। सबसे पहले हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को किनारे किया। कांग्रेस इस गलतफहमी का शिकार हो गई थी कि लोकसभा चुनावों में उसकी वजह से देश ने विपक्ष को मजबूत किया, जबकि हकीकत ये थी कि जनादेश कांग्रेस के लचीलेपन और क्षेत्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों के हक में आया था। आज हालात ये हैं कि कांग्रेस को खुद खोजते भी अपना अस्तित्व नहीं दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी का विजयी रथ एक एक प्रदेश पर केसरिया झंडा फहराता चल रहा है। जीरो, जीरो, जीरो। ये 2015, 2020 और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली सीटों के आंकड़े हैं। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 52 से बढ़कर 99 सीटों पर पहुंची थी। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई। मोमेंटम कांग्रेस के फेवर में दिख रहा था, लेकिन पीएम मोदी ने यह मोमेंटम वापस छीन लिया है। पिछले 8 महीने में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। यहां कुल सीटों की संख्या 624 है। इनमें कांग्रेस ने 328 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 75 सीटें जीती, यानी जीत का स्ट्राइक रेट महज 23%। अगर ये एग्जाम का रिपोर्ट कार्ड होता तो उसमें लाल पेन से कांग्रेस फेल लिखा जाता। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को मिला मोमेंटम नरेंद्र मोदी ने वापस छीन लिया और अब बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस आने वाले बिहार और पश्चिम बंगाल चुनाव में रिवाइव कर पाएगी। दरअसल 2024 में कांग्रेस को मोमेंटम मिलने की सबसे बड़ी वजह क्षेत्रीय दलों का साथ था। दक्षिण के जिन राज्यों में 37 सीटें मिली हैं, वहां कांग्रेस का क्षेत्रीय दलों से गठबंधन था। ऐसे ही यूपी में भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन की वजह से ही उनका खाता खुल पाया। दक्षिण के जिन राज्यों में उसका जहां क्षेत्रीय दलों से गठबंधन नहीं हुआ, वहां उसे कोई सफलता नहीं मिली और उड़ीसा इसका एक उदाहरण है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने जीरो की डबल हैट्रिक लगाई है। देश की राजधानी में
देश की सबसे पुरानी पार्टी का लगातार दिल्ली में 6 बार से खाता नहीं खुल रहा है और ये लोग खुद को पराजय का गोल्ड मेडल देते फिर रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पर देश बिल्कुल भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। पिछली बार मैंने कहा था कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। ये खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने समझ लिया था कि वो भाजपा को अपने दम पर नहीं हरा सकती, इसीलिए इंडिया ब्लॉक बनाया गया। तमाम उठापटक के बावजूद जनता के बीच एकजुटता का पॉजिटिव मैसेज दिया। इससे सारे एंटी बीजेपी वोट एकजुट हो गए। इसके अलावा कांग्रेस नैरेटिव बनाने में सफल रही। आरक्षण, संविधान, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को उठाया। बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे को ऐसे पेश किया कि अगर बीजेपी इतनी सीटें जीती तो संविधान बदल देगी। दरअसल जून 2024 में जब बीजेपी ने संसद में बहुमत खोया और सरकार बनाने के लिए एनडीए के साथियों का सहारा लेना पड़ा, तो कांग्रेस ने इसे खुद के रिवाइवल मोमेंटम के तौर पर देखा। हरियाणा में कांग्रेस मोटे तौर पर 2 गुटों में बटी थी। पहला गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और दूसरा एसआरके में रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी हैं। गुटबाजी से नाराज किरण कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चली गई। चुनाव की शुरुआत से ही दोनों खेमों के बीच की खींचतान साफ दिख रही थी। हुड्डा गुट ने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान शुरू किया तो कुमारी शैलजा ने कांग्रेस संदेश यात्रा का ऐलान किया। करीब 12 साल से यहां कांग्रेस का संगठन नहीं है। जून 2023 में राहुल गांधी के करीबी सिपहसालार दीपक बाबरिया हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बने, लेकिन बाबरिया न तो संगठन बना पाए और न ही गुटबाजी रोक पाए। टिकट वितरण के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो इलाज कराने चले गए। कांग्रेस जीत को लेकर इतना ओवर कॉन्फिडेंट थी कि रिजल्ट से एक दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा के घर पर मीटिंग हुई, जहां वो नेताओं को मंत्रालय बांट रहे थे। वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के चुनाव प्रचार से लोकल मुद्दे गायब रहे। वहीं राष्ट्रीय नेताओं की रैली का खास फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव लड़ा। सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हुआ। कांग्रेस को 32 सीटें मिली, लेकिन वो जीत पाई महज 6 सीटें। इनमें से 4 मुस्लिम बहुल और 2 हिंदू बहुल सीटें हैं। राहुल गांधी ने अपनी रैलियों में स्टेटहुड का दर्जा दिलाने की बात तो कही, लेकिन पानी, सड़क, बिजली, अन्य सुविधाओं जैसे लोकल मुद्दे नहीं उठाए। वो पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाते रहे। जम्मू कश्मीर में पूरी लड़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस बीजेपी। जम्मू कश्मीर की ये पूरी लड़ाई इन 2 दलों के बीच थी। कांग्रेस केवल एक सहयोगी पार्टी बनकर रह गई थी। कांग्रेस को कश्मीर रीजन में जीत मिली, लेकिन जम्मू रीजन में उसके बड़े नेता हार गए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैलियां की, लेकिन इसका फायदा नहीं हुआ। यहाँ लोकल मुद्दे अहम थे, लेकिन कांग्रेस लीडर्स ये बात समझ नहीं पाए। कांग्रेस एक के बाद एक अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है और इनका तरीका भी बड़ा मजेदार है। आज की कांग्रेस अपने सहयोगों की जो भाषा है, जो उनके एजेंडा है, उसी को चुराने में लगी हुई है। उनके मुद्दे चुराती है, फिर उनके वोट बैंक में सेंध मारती है। यूपी में कांग्रेस उस वोट बैंक को छीनने की कोशिश कर रही है जिस पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपना हक मानती थी। मुलायम सिंह जी इसको बराबर समझ गए थे। इसी तरह तमिलनाडु में कांग्रेस आज डीएमके की भाषा डबल जोर से बोलती है। उनको डीएमके के वोटर को लुभाना करके खुद की हैसियत बनानी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की फजीहत खुलकर सामने आ गई। एमबीए में बड़ा भाई बनने वाली कांग्रेस नतीजे के बाद एनडीए के साथ सहयोगी दलों के तीखे हमलों का शिकार हुई। कांग्रेस खुद तो डूबी ही, साथ में उद्धव ठाकरे और शरद पवार को भी धूल में मिला गई। अगर झारखंड में हेमंत सोरेन अपनी शर्तों पर चुनाव नहीं लड़ते तो शायद उन्हें भी विपक्ष में बैठना पड़ जाता, लेकिन आदिवासी बहुल राज्य में जेएमएम ने कांग्रेस के सामने झुकने से इनकार कर दिया।
जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थानीय मुद्दों पर जोर देने की वजह से विधानसभा चुनाव का नतीजा उनके हक में गया, वरना राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने घाटी के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों पर जोर दिया, जिसका वहां के मतदाता पर कोई असर नहीं हुआ। महाराष्ट्र के चुनावी रण में कांग्रेस न सिर्फ नैरेटिव में पिछड़ी बल्कि अलायंस में खींचतान से पार्टी को भारी नुकसान हुआ। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने महाराष्ट्र की 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 13 सीटें जीती, यानी यहां कांग्रेस का मोमेंटम नजर आया। लेकिन विधानसभा चुनाव में यह ध्वस्त हो गया। जिस वक्त बीजेपी ने करीब 100 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी थी, तब कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तक तय नहीं हुआ था। दरअसल कांग्रेस 110 से 120 सीटें मांग रही थी, वहीं उद्धव ठाकरे सीएम फेज बनना चाहते थे, लेकिन शरद पवार को यह नागवार था, यानी अलायंस के बीच खींचतान थी। शिवसेना उद्धव के सीनियर लीडर संजय राउत ने कहा, कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस हरियाणा में उसकी हार के लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस केवल उन क्षेत्रों में सहयोगियों पर निर्भर रहती है जहां वो कमजोर है, लेकिन अपने मजबूत क्षेत्रों में उन्हें नजरअंदाज कर देती है। चुनाव की शुरुआत में कांग्रेस ने संविधान को मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन यह मुद्दा विधानसभा चुनाव में नहीं चला। कांग्रेस ये समझने से चूक गई कि एक मुद्दा एक ही चुनाव में चलता है। कांग्रेस ही है जो जातिवाद का जहर फैलाकर अपनी सहयोगी आरजेडी का जो पेटेंट है उसी जमीन को खाने में जुट गई है। ठीक ऐसा ही हाल जम्मू कश्मीर बंगाल में भी कांग्रेस ने अपने सहयोगियों का किया है। साफ हो गया कि जो भी कांग्रेस का हाथ एक बार थामता है उसका बंटाधार होना तय हो जाता है। कांग्रेस की अर्बन नक्सली सोच राष्ट्र की उपलब्धियों पर अटैक करती है। ये पूरी दुनिया में अपनी ही सोच का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक निजाम लाना चाहती है। जब ये कांग्रेस में अर्बन नक्सलियों का डीएनए घुस गया है, तब ये कांग्रेस हर कदम पर बर्बाद हो रही है। झारखंड के चुनावी रण में कांग्रेस के पास कोई बड़ा नेता नहीं था। यहां कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहारे ही मैदान में थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान में इंडिया ब्लॉक ने चुनाव लड़ा। यहां कांग्रेस का कोई मजबूत और बड़ा नेता नहीं है। पूरे चुनाव की कमान जेएमएम के हाथ में रही। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने पूरे प्रचार का जिम्मा उठाया। दोनों ने करीब 100 सभाएं की। चुनाव जिताने में हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना की मेहनत ज्यादा रही। कांग्रेस सिर्फ एक साइड किक बनकर रह गई। इंडिया ब्लॉक में जेएमएम को बनाए रखने के लिए कांग्रेस को हेमंत सोरेन की बात माननी पड़ी। अगर कांग्रेस नहीं मानती तो उसे ही नुकसान उठाना पड़ता, जैसा हरियाणा में हुआ। वहीं दिल्ली चुनाव के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में भिड़ गए। नतीजतन दोनों का खेल बिगड़ गया। दिल्ली में कांग्रेस 5 से 10 सीटें चाहती थी, लेकिन केजरीवाल ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। इससे कांग्रेस को झटका लगा और अकेले चुनाव लड़ना पड़ा। दोनों एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक हो गए। उस वक्त कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कुशासन के खिलाफ पदयात्रा निकाल रही थी। कांग्रेस नेता अजय माकन केजरीवाल को देशद्रोही और फर्जी कह चुके थे। जब राहुल ने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिए तो केजरीवाल ने पलटवार किया। राहुल गांधी ने मुझे खूब गालियां दी, लेकिन मैं उनके बयानों पर टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस को बचाने की है, मेरी देश को। कांग्रेस ने कई सीटों पर आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेताओं के सामने अपने मजबूत नेता उतारे। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के मुकाबले संदीप दीक्षित, कालकाजी सीट पर आतिशी के खिलाफ अलका लांबा और वजीरपुर से आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता के सामने रागिनी नायक को उतारा गया। इन सब के बावजूद कांग्रेस को नाकामी हाथ लगी। एक भी सीट नहीं जीत पाई और 67 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। अब जाए तो जाए कहा, तो ये राज्यों की जो अलग अलग पार्टियां अलग अलग अपने मुद्दों पर जो अपनी जान चला रही हैं, अब उनकी नजरें उन पर है और इसलिए, और वो भी समझ गए होंगे, बोलते नहीं होंगे, समझ गए होंगे कि ये उनको ही खा रहे हैं। साथियों, इंडी गठबंधन के दल अब कांग्रेस का ये कैरेक्टर समझने लगे हैं। इंडी वालों को ये एहसास हो रहा है कि जिस वोट बैंक को उन्होंने कांग्रेस से छीना है, अब कांग्रेस उसे वापस पाने में जुटी है।
पिछले 8 महीने में पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी अपने चुनाव अभियानों को लगातार धारदार बनाती चली गई। लोकसभा चुनाव की गलतियों से सबक लेते हुए प्रचार अभियानों में सुधार किया गया। विधानसभा चुनावों के दौरान संघ के कार्यकर्ता घर घर पहुंचे। एनडीए के बैनर तले बीजेपी और सहयोगी दलों ने एक सुर में होकर मैदान में लड़ाई लड़ी। इसी का नतीजा है कि आज एनडीए का हौसला बुलंद है। वहीं इंडिया गठबंधन के दलों को एक दूसरे को कोसने से ही फुर्सत नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद 5 राज्यों हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में चुनाव हुए। इनमें से 3 राज्यों में बीजेपी ने बम्पर जीत के साथ सरकार बनाई। बाकी 2 राज्यों में जबरदस्त टक्कर देते हुए मुख्य विपक्षी पार्टी बनी। इसके लिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से अलग रणनीति अपनाई। बीजेपी ने जातीय समीकरण साधने के लिए बड़ी जातियों को छोड़ छोटी छोटी जातियों पर फोकस किया। हरियाणा में बीजेपी ने जाट वर्सेस नॉन जाट फॉर्मूला अपनाया। वहीं महाराष्ट्र में मराठा के बजाय माली, धनगर, तेली, कुणबी, वंजारी जैसी छोटी जातियों को साधा। बीजेपी ने महिलाओं को एक वोट बैंक के तौर पर लिया। इसके लिए मध्य प्रदेश का उदाहरण सबसे सटीक है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर स्कीम लॉन्च की गई। हरियाणा और दिल्ली में भी इसका वादा किया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और संघ के रिश्ते बिगड़ने की खबरें आईं। नतीजों में बीजेपी 240 पर सिमट गई। इसके बाद हरियाणा चुनाव में संघ जमीन पर उतरा और बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत हासिल कर हैट्रिक मारी। महाराष्ट्र में भी बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए संघ जमीन पर उतरा। दिल्ली में भी संघ ने करीब 50,000 छोटी बैठकें की। करीब 1 दशक से बीजेपी हर चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ रही थी। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करते हुए मोदी के साथ लोकल लीडर्स को भी आगे किया। हरियाणा में नायब सिंह सैनी, अनिल विज जैसे नेताओं ने चुनाव की कमान संभाली। वहीं महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी, चंद्रशेखर बावनकुले, विनोद तावड़े जैसे नेताओं ने चुनाव का जिम्मा संभाला। ऐसे ही दिल्ली में प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, वीरेंद्र सचदेवा समेत कई नेताओं ने चुनाव को लीड किया। पीएम मोदी आज भी अपने दम पर बीजेपी के हर प्रत्याशी को वोट दिला देते हैं। बीजेपी संगठन की सोच से ज्यादा वोट उसे मिलते हैं। ये मोदी के करिश्माई नेतृत्व का ही नतीजा है। लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक की अगुवाई कांग्रेस कर रही थी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंडिया ब्लॉक की क्षेत्रीय पार्टियां अब सवाल उठाने लगे हैं कि कांग्रेस इस गठबंधन की अगुवाई क्यों कर रही है, जबकि वो ग्राउंड पर वोट हासिल नहीं कर पा रही। हाल में हुए चुनाव में ये देखा गया कि बीजेपी का सामना क्षेत्रीय पार्टियां कर रही हैं, जबकि कांग्रेस उनके सामने प्रमुख पार्टी थी। इससे क्षेत्रीय पार्टियों का कांग्रेस के प्रति गुस्सा बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक के खेमे में जो ऊर्जा आई थी वो दिल्ली चुनाव के परिणामों के बाद खत्म हो चुकी है। विपक्ष के बिखरने का खतरा अब और बढ़ गया है। अभी कांग्रेस शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स कर रही है, उसके पास लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स का कोई प्लान नहीं है। राहुल गांधी स्टेट लीडरशिप से दूर हो चुके हैं। प्रियंका वाड्रा भी कुछ खास नहीं कर रही हैं। साल के आखिर में होने वाले बिहार चुनाव में कांग्रेस आरजेडी के रहमो करम पर रहने वाली है। कांग्रेस में जल्दी बदलाव नहीं हुए तो दिल्ली जैसे नतीजे आएंगे। अगर कांग्रेस लोकसभा चुनाव का सही तरीके से एनालिसिस करती तो उसे अपनी जमीनी हकीकत पता चल जाती। दिल्ली में कांग्रेस की जो गत हुई है उसके बाद इंडिया ब्लॉक का टूटना तय है। किसी भी परिवार में सबसे ज्यादा इज्जत उसी की होती है जो कमाता है और परिवार को पालता है। ऐसा ही कुछ हाल है इंडिया ब्लॉक का है। कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के लिए राहुल गांधी एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने समझ लिया था कि वो भाजपा को अपने दम पर नहीं हरा सकती, इसलिए इंडिया ब्लॉक बनाया गया। लेकिन राहुल के काम करने के तरीकों से इंडिया ब्लॉक की रीजनल पार्टियां खुद को असहज महसूस कर रही हैं, जिसका अंजाम सबके सामने है। कांग्रेस का हाथ थामने वाले इसलिए भी बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि आज कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो आजादी के आंदोलन के समय थी, जो आजादी के बाद कुछ दशकों तक थी। आज वो कांग्रेस नहीं है। आज कांग्रेस देश हित की नहीं, अर्बन नक्सलियों की राजनीति कर रही है। कांग्रेस के नेता जब कहते हैं वो भारत से लड़ रहे हैं, इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, ये नक्सलियों की भाषा है। ये समाज में, देश में अराजकता लाने की भाषा है। दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस के हौसले पस्त हो चुके हैं। ऐसे में इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दल कांग्रेस पर खुलकर बयानी प्रहार कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का भगवा लहर देश के बड़े हिस्से पर लहर रहा है।
एक तरफ काम, तजुर्बे और शानदार जीत से लैस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरी तरफ नाकामी और नाकामी और नाकामी का परिणाम लिए राहुल गांधी। निकट भविष्य में कांग्रेस के उभार का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। वहीं देश में दूसरी तरफ कोई ऐसी ताकत दिखाई नहीं दे रही जो नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व को चुनौती दे सके। इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।